नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कुडुख केयर की फाउंडर माला कुजूर जी से। समाज को मद्देनजर रखते हुए समाज के लोगों के लिए माला जी ने बहुत कुछ करने का बीड़ा उठाया है, जिसमें अनेकों प्रकार के रोजगार सृजन और लोगों की आमदनी को बढ़ाने के इनके प्रयास शामिल हैं। और इसी कारण इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। तो आइए इन इनिशिएटिव्स के बारे में हम स्वयं जानते हैं माला कुजूर जी से। तो माला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। माला, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुडुख केयर क्या करता है और उसका क्या कंसेप्ट है। कुडुख एक एक्चुअली बताऊँ तो एक ट्राइबल लैंग्वेज है, ठीक है। और मेरा यही सपना है कि कुडुख जो ट्राइबल महिलाएं हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर से काफ़ी पीछे हैं बिजनेस में। तो एक कुडुख, जैसे कि मैंने बताया, एक भाषा है और एक भाषा के ज़रिए ही हम लोगों जन जन तक पहुंचना चाहते हैं। शुरुआत में आप एक प्राइवेट फर्म में काम कर रही थी, तो अचानक से क्या ऐसा ख्याल आया कि आपने खुद के लिए एक स्टार्टअप क्रिएट करने का सोचा? जी, मैं शुरू कहाँ से इस ख्याल का जन्म हुआ? मैं शुरू से एक प्राइवेट फर्म में काम करते आई हूँ और 2016 में डीमोनेटाइजेशन आया, जिसके वजह से हमने अपना जॉब भी खो दिया। तो करीबन 2-3 साल तक मैं जॉबलेस रही और फिर 2000 था, वो तो हमारे लिए और टर्निंग पॉइंट रह गया। तो वो ऐसा वक्त था, आप जैसे जान रहे हैं, कोविड का समय था। लोग किस तरह से अपने डे बाय डे आप देख रहे थे, लोग अपने जॉब को लूज़ कर रहे थे। बिल्कुल। हाँ, प्राइवेट तो जॉब्स वाले हाँ, तो उस समय हमारे लिए ऐसा वक्त था कि करो या मरो वाला समय आ गया। तो मैंने ठान लिया, मुझे तो जीना है और मुझे करके दिखाना है। एक यही वक्त है, मैं कुछ कर सकती हूँ, और जो समय है मैंने उसको फुल यूटिलाइज़ किया। तो मतलब आप अपने लिए तो किए ही किए, साथ ही साथ आप दूसरे लोगों के लिए भी किए जो कि उस समय अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। माला, हम जानना चाहेंगे कि कुडुख केयर की खासियत क्या है। कुडुख केयर के बारे में थोड़ा सा खासियत या उसकी यूनिकनेस हम आपसे जानना चाहेंगे। इससे पहले मैं आगे बताऊँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुडुख केयर से पहले मैं एक NGO से भी जुड़ी हुई हूँ, जिसका नाम है नेमा वैली फाउंडेशन। तो कुडुख केयर एक NGO से भी एसोसिएटेड है। तो NGO में काम करते हुए मुझे पता चला कि काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। सर्वे के दौरान काफ़ी सारे महिलाओं को। किस प्रकार की दिक्कतें? एक तो हेल्थ एंड हाइजीन इश्यूज़ है, हेल्थ एंड हाइजीन इश्यूज़ है, और कुछ हैंडीक्राफ्ट्स और बहुत सारी चीज़ें बनाती है, लेकिन बनाती है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। वो लोग बिज़नेस सही तरह से बिज़नेस नहीं कर पा रही है, 2 पैसा नहीं कमा सक रही। तो मैंने ठान लिया कि मैं एक ऐसा स्टार्टअप तैयार करूं ताकि उन तक ये बिज़नेस एक बड़े पैमाने तक ले सकूं, 2 पैसे भी वो कमा सकें। तो मैंने धीरे धीरे करके कोशिश किया कि मैंने सर्वे किया कि कौन सी महिलाएं, कौन से ग्रुप किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। तो ऐसे कैटेगरीज। मतलब ये सर्वे आपने कब और कैसे करना स्टार्ट किया, किस तरह से मौका मिला? सर्वे तो हमारा ये NGO के थ्रू जो हमारी टीम जाती थी, तो उसी के दौरान हमें पता चलता था कि किस महिलाओं को किस चीज़ की परेशानी है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या घटा बढ़ी है। तो उस पर हमने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। तो उसी सर्वे से हमें पता चला कि हम लोग और उसी दौरान आपने महिलाओं की स्पेशलाइजेशन भी आइडेंटिफाई की कि कौन सी महिला किस चीज़ में कार्यरत हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो हमारा ये कुडुख केयर से जो हम आगे बढ़े, और हमारा जो पहला प्रोडक्ट था, क्योंकि हम लोग वुमेन्स एम्पावरमेंट में काम करते हैं, तो हमारा पहला प्रोडक्ट था सेंट्री नैपकिन एंड इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन डिस्पोजल। तो वुमेन की हाइजीन के लिए। यस, एग्जैक्टली। तो काफ़ी लोग ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ यूनिकनेस क्यों ना लाए इसमें। तो यूनिकनेस तभी पॉसिबल है जब हम इनके आगे डिस्पोज कैसे करते, इस पर वर्कआउट करें। मुझे शायद ही लग रहा है भी हमारे समाज में, सोसाइटी में इस पर कोई सोच भी रहा है, इसको कैसे हेल्थ एंड हाइजीन से जोड़े, कैसे इसको डिस्पोज करें। तो मैंने इसकी शुरुआती तौर सेंट्री नैपकिन से की, और साथ साथ वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर मशीन भी मार्केट में लाया, और हर स्कूल, कॉलेजेस और वो हर जगह जहाँ महिलाएं कार्यरत है, इसको एक्सपोज किया, अवेयरनेस फैलाने का काम किया कि वो हर जगह में इसको इनपुट किया जाए, इसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे महिलाओं को किसी प्रकार की कठिन परिश्रम का सामना ना करना पड़े। माला जी, आमतौर पर तो हम देखते हैं कि जो ATM वेंडिंग मशीन्स हैं,
सैनिटरी पैड्स की वो हर जगह स्कूल्स में, नॉर्मल जगहों पे भी, वर्क प्लेसेस पे अवेलेबल हैं, लेकिन इंसिनरेटर मशीन्स फिलहाल झारखंड में कितनी प्लेसेस पे ये अवेलेबल है और इसकी क्या दशा है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, या इसकी क्या उपयोगिता है? मैं बता दे रही हूँ डिफरेंस। वेंडिंग मशीन है, ये बिना बिजली से चलती है, इसलिए लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया इसने, तो ये वॉल माउंटेड आसानी से की जाती है। इंसिनरेटर मशीन है थोड़ा, आपने क्या खास प्रयास किया इंसिनरेटर मशीन्स को आगे बढ़ाने के लिए और क्यों, हम आपसे जानना चाहेंगे। वेंडिंग मशीन तो आ गई मार्केट में, इंस्टेंटली वो 5 रुपीज़ अकाउंट डाल के हम निकाल सकते हैं। इंसिनरेटर मशीन में यही है कि हम इसको डिस्पोज कर दे रहे हैं, मतलब कंप्लीट प्रोसेस आपका वहाँ ख़त्म हो जा रहा है। किस प्रकार से वो जलकर खत्म हो जाता है? जी, क्योंकि वो बिजली से चलता है तो उसे हीट के लिए वो बिजली चाहिए ही चाहिए, तो वो उसमें हार्डली कुछ सेकंड लगते हैं बर्न होने के लिए, तो वो ऐश फॉर्म में आ जाता है। तो इससे हम अपने हेल्थ एंड हाइजीन पर से रिलेटेड भी आप बात कर सकते हैं कि कितने हम साफ वातावरण में रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी लोगों को अवेयरनेस फैलाने की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी लोगों को इंसिनरेटर मशीन्स झारखंड के स्कूल्स में या वर्क प्लेसेस पे महिलाओं के लिए उतनी उपलब्ध नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, अभी भी ना के बराबर है डिस्पोजल मशीन। जी, डिस्पोजल मशीन, जिसके कारण अगेन वो हाइजीन की प्रॉब्लम हाइजीन की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हो रही है महिलाएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं प्रॉब्लम्स, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने का काम ही। माला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी आपको प्रॉब्लम दिखी समाज में जिसको आपने आइडेंटिफाई करा और जिसके लिए आपने ये स्टार्टअप शुरू किया, जिसको सॉल्व करने की सोच के साथ आपने ये स्टार्टअप शुरू किया? जैसे कि मैंने आपको बताया 2000 में एक टर्निंग पॉइंट था, जॉब्स चली गई, हाथ में पैसे नहीं हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं। 2020 तो बहुत ही क्रिटिकल समय था, और जो अभी के जो जनरेशन है, यूथ है, उनका मतलब फ्यूचर ब्लैंक दिख रहा था। तो मैंने वही सोचा कि एक यही मौका है, स्टार्टअप किया जाए, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ लाए जाए, उस पर वर्कआउट किया जाए कि उससे हम लोग 2 पैसा कमा सकते हैं। तो शुरू से लोग तो गवर्नमेंट जॉब पर निर्भर करते थे, तो सिर्फ अभी ऐसा नहीं दौर आ गया कि गवर्नमेंट जॉब हर किसी के हाथ में है। तो हमने एक स्टार्टअप के ज़रिए लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, जितने भी यूथ है, स्टूडेंट्स है, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम, उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, लोगों को अवेयरनेस फैलाने वाला काम। किस तरह की ट्रेनिंग? ट्रेनिंग बहुत प्रकार की ट्रेनिंग होती है कि आप मार्केट में जाते हो, सर्वे करते हो, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या क्या डिमांड है मार्केट में, तो उस चीज़ को वो सर्वे भी करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं, मार्केटिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट्स का क्वालिटी देखना है, ये बहुत सारी चीज़ की ट्रेनिंग देनी पड़ती है मुझे, तभी जाकर वो मार्केट में काम कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ हम आपकी स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आपने महिला उद्यमियों को बनाया और उनके साथ काम करना कैसे आपने शुरू किया? बिल्कुल, क्योंकि मैं उद्यम से खुद जुड़ी हुई हूँ, माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एज वेल एज NSIC, तो मैंने महिलाओं तक जो अवेयरनेस फैलाने का काम किया कि वो लोग भी इस योजना का या MSME से जुड़ करके इस योजना का फ़ायदा ले, जो महिलाओं के लिए अलग से भी फ़ायदा मिल रहा है 3% का। तो इसके ज़रिए वो उन लोगों ने धीरे धीरे करके अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। मैंने उनके लिए एक रास्ता बना दिया कि आप प्रोडक्ट तैयार करो, मैं आपसे आकर के खुद उनका प्रोडक्ट को खरीदूँगी। तो किस प्रकार से ये रास्ता बना, हम आपसे जानना चाहेंगे। महिला उद्यमियों को महिला उद्यमी बनाने के साथ लेकर उनके प्रोडक्ट्स को वाइडर स्केल पे फैलाना, ये आप कैसे कर पाए? सबसे दिक्कत है, चैलेंजिंग हमारे लिए हो जाती है, इसका मार्केटिंग कैसे करें। ठीक है, तो मार्केटिंग अभी का हम लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडियाज़ है, इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट और डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग पधार चुके हैं ऑलरेडी। तो इन चीज़ों का मैंने सही समय पर उपयोग किया और लोगों तक बैठे बैठे हमारे प्रोडक्ट्स की जानकारी मिली, लोगों को पता चला। और ऐसा देखा जाए तो हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं मार्केट में। अगर इसका हम लोग देखें वैल्यू, तो बाहर के जो प्रोडक्ट्स है कंपैरिजन में काफ़ी एक्सपेंसिव है। माला जी, हम जानना चाहेंगे कि हम जान रहे हैं कि जो गांव की महिलाएं हैं, उनको महिला उद्यमी में बनाने के बाद उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने NSIC या गवर्नमेंट की पोर्टल पे डाला और उनको एक उचित मूल्य दिया उनके प्रोडक्ट्स के लिए, और उनके प्रोडक्ट्स को वहाँ से आपने एक लार्जर पब्लिक या ऑडियंस तक पहुँचाया। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
जी हाँ, ये NSIC के थ्रू मैंने इनके प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया है और NSIC पोर्टल में मैंने डाल दिया है। तो वहाँ पर जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, लोग होते हैं, वो प्रोडक्ट्स देखते हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो देखते हैं और एज़ पर देयर डिमांड वो हमें डिमांड करते कि हमें ये प्रोडक्ट, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का कोड भी रहता है, तो उस बेस्ड ऑन दैट तो वो हमसे डिमांड करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग महिलाओं से तैयार करते हैं वैसे प्रोडक्ट्स को और उन तक पहुंचाते हैं, जिसका एक मार्जिनल वैल्यू भी निकलता है, उससे हमें भी फ़ायदा होता है ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन और बिल्डअप कर सके और उन महिलाओं को भी जो टारगेट उन्होंने कंप्लीट किया है, जो क्वांटिटी हमें फॉरवर्ड किया है, उसको उसका पेमेंट मिल जाता है। क्या दिक्कतें या समस्याएं आपने नोटिस की गांव की महिलाओं के साथ उनकी प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद उसको मार्केट तक पहुंचाने में? क्या फाइनेंशियल दिक्कतें, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स वो फेस करती थी गांव की महिलाएं, जिनको आपने आसान किया? जी हाँ, कभी भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं मार्केट में तो सबसे पहला इश्यूज़ होता है फंड। तो कोई भी मार्केट में हम सामान ला रहे हैं, रॉ मटेरियल्स की रिक्वायर्ड रहेगी। रॉ मटेरियल्स हमारे आसपास रहते नहीं हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स बाहर से भी आते हैं, है ना। जैसे कि हम कुछ बांस का ही बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो बांस बनाने के लिए कुछ औजार की ज़रूरत पड़ती है, फिर पॉलिश वाला काम होता है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ चीज़ें मार्केट से बाहर से लाना पड़ता है, तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। तो ये थोड़ा सा दिक्कतें हो रहा है। वो लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन पॉलिश वर्क दे नहीं पा रहे हैं। उनका काम को और आसान करने के लिए और पॉलिश वर्क देने के लिए मैंने उनको जो चीज़ की कमी है वो प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स मैंने उपलब्ध कराने की कोशिश की। इससे उनके मन में और उत्साह बढ़ गया और उन्होंने शुरुआत कर दिया और अपनी जो प्रोडक्ट्स की जो उत्पादन थी उस पर और पॉलिश्ड काम करनी थी। हाँ, और तेज कर दिया काम को। तो ऐसा क्या आप उनको कुछ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती थी इन सभी चीज़ों के लिए? जी हाँ, मैं उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती थी, क्योंकि वो नया काम और नया तरीका सीखने में समय लगता है, एक दिन में कोई सीखता नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने उनको शिक्षित किया, ट्रेन किया। ट्रेनिंग होने के बाद ही उन्होंने माल धीरे धीरे करके तैयार शुरुआत होने लगा। जो भी रॉ मटेरियल्स की कमी खली थी वो मैंने उनको प्रोवाइड कर दिया कुडुक्स केयर के ज़रिए। कैसे आप अपने आइडिया को एक बेहतर शेप देते चले गए अपनी स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए, इस पे भी हम आपसे जानना चाहेंगे। ओके, हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस में अगर प्रॉफिट लॉस नहीं हो तो मज़ा नहीं आता है। तो जैसे जैसे उनका प्रोडक्ट्स डिमांड में आने लगा, उनका भी उत्साह बढ़ने लगा और साथ साथ हमारा भी उत्साह बढ़ने लगा, क्योंकि हम लोग उससे ग्रो कर रहे थे। वी वर अर्निंग फ्रॉम इट, ठीक है। तो उत्साह, ये सेल्फ मोटिवेट चीज़ें कहते हैं। मतलब NSIC पोर्टल पे जहाँ आप उनके प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, वहाँ उनके उन प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड बढ़ती चले गई। क्योंकि ये जो चीज़ थी, कुछ चीज़ें स्मार्ट वर्क की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ हार्ड वर्क काम नहीं आता, तो स्मार्ट वर्क यही था कि हम लोग इस डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो हमने ये डिजिटल सोशल मीडिया, इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग करना शुरू किया और जितना भी टेक्नोलॉजी है उसको सही तरीके से उपयोग किया और NSIC पोर्टल के ज़रिए B2B में हमने भी हाथ डाला। आपके प्रोडक्ट्स किन किन एरियाज़ में, कहाँ कहाँ पे अभी अवेलेबल हैं? किन किन क्षेत्रों में आपका जो स्टार्टअप है वो ऑपरेट हो पा रहा है? अभी तो हम लोग ऑल ओवर झारखंड काम कर रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोग भी हैं जो क्लस्टर्स में, मैंने आपको बताया, क्लस्टर्स में महिलाएं हैं। जैसे सर्वे करते हैं हम लोग, क्लस्टर भी फॉर्म करने लगते हैं कि ये ग्रुप इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। तो क्लस्टर तो फॉर्म हो ही रहा है, लेकिन बीच में दिक्कतें हो रही है, माल लाना, पहुंचाना, डिलीवर करना। तो उसके लिए जो यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, हमने उनको भी मौका दिया कि उनके पास जैसा समय है वो उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, इधर फुल टाइम और पार्ट टाइम। माला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपने अलग अलग ग्रुप्स ऑफ महिलाओं का क्लस्टर फॉर्म किया, उनकी क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए। अभी जैसा आपने बताया कि महिलाओं की अलग अलग क्लस्टर्स आपने फॉर्म करा, हाँ। तो किस तरह से महिलाओं का अलग अलग आपने क्लस्टर्स फॉर्म करा उनकी क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए? जाहिर सी बात है, हर एक क्षेत्र होता है, किसी न किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड होता ही है। कोई हैंडीक्राफ्ट्स बना रहा है तो उस एरिया में आप देखिएगा, या हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, एक दो जन बनता नहीं, हर किसी का अपना अपना काम होता है। कोई अचार बना रही है, कोई पापड़ बना रही है, तो उसका ग्रुप का कहते हैं फॉर्मेशन अलग एरिया में ही रहता है। तो ये एक इंसान का काम नहीं रहता है, ये क्लस्टर में, हम गांव में आप देखिएगा ये क्लस्टर में ही काम करते हैं, क्या लोग मिलकर ही काम करते हैं। बनाया है जिसके माध्यम से जो महिलाएं हैं उनकी क्वालिटीज़ आइडेंटिफाई हो पा रही हैं? मैंने यही तैयार की, जो भी काम मैं कर रही हूँ, एक
इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए कर रही हूँ, ताकि जिससे हमारे वातावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो इस पर मैंने बहुत वर्कआउट किया। अगर चीज़ों को आगे लेकर और बेहतरीन तरीके से या इनोवेटिव आइडिया लेके चलना है तो आपको वातावरण को लेके हुए चलना है। और अगर हम महिलाओं के लिए वुमेंस एम्पावरमेंट में काम कर ही रहे हैं तो देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड हाइजीन या मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, इस पर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बिजनेस क्षेत्र में और आगे कदम रख सकते हैं। महिलाओं की क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करने का क्या पैमाना रहता है जिसकी वजह से आप उनके क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करके और एक क्लस्टर में फॉर्म कर देती हैं ग्रुप ऑफ महिलाओं को? तुम्हारा क्वेश्चन। माला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावा आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या है? मतलब जो भी लोग आपके साथ, पहले तो हम जानना चाहेंगे कितने लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ आपका रेवेन्यू किस तरह से शेयर हो पा रहा है, आपके स्टार्टअप का रेवेन्यू? जी, मैं बताना चाहूँगी, जो महिला लोग जुड़े हैं हुए हैं हमसे, यूथ लोग जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग में जो बंदे हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। तो महिला लोग करीबन हमारे पास 250 से 300 है और अभी भी जुड़ ही रही है। एक तो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, एक आपने बताया स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और एक आपके मार्केटिंग के बंदे जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो तीनों के साथ किस प्रकार से आपका स्टार्टअप का रेवेन्यू शेयर हो पा रहा है? महिलाओं को जो जैसा डिमांड आ रहा है, महिलाओं को मैं जो दे रही हूँ, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, इतने क्वांटिटीज़ में चाहिए, तो वो लोग उसी के हिसाब से काम करती है। तो वो जितना वो लोग काम करती है, जितना प्रोडक्ट हमें बना कर दे रही है, उनको उसी के अनुपात पेमेंट किया जा रहा है। मतलब टारगेट जितना वो कंप्लीट करती हैं उस अनुपात में उसे उन्हें पेमेंट दी जाती है। हाँ, क्योंकि उनका काम का कोई बाउंडेशन नहीं है, उनके पास जैसा समय रहता है, क्योंकि वो गांव की महिला हैं, उनका समय भी थोड़ा सा अलग है, आधा समय खेत में गुजरता है, तो मैंने किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं दिया है। तो वो जैसे उनके पास जो मैंने बस एक समय दे दिया है। जो बंदे हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किस प्रकार से रेवेन्यू शेयर हो पा रहा है? हाँ, जो मार्केटिंग के जो बंदे हैं, मार्केटिंग का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि चीज़ें तो हम बना रहे हैं, जब उन तक पहुँचेगी नहीं जिन्हें चाहिए तो फिर हम वहीं फंस जाते हैं। कैसे करेंगे हम, उस पर वर्कआउट करेंगे। रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल आप मार्केटिंग के बंदे मार्केटिंग में मैं मार्केटिंग में बता दे रही हूँ। मार्केटिंग में हमने 2 कैटेगराइज किया है, 2 प्रकार के लोगों को। एक तो इंसेंटिव बेस पर, जिनके पास समय नहीं है, वो पार्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टारगेट रहता है वो डायरेक्ट टारगेट बेस पर काम कर रहे हैं। तो किसी प्रकार का ये एक दबाव नहीं रहता है कि हम टारगेट फुलफिल करो, आप जितना काम कर रहे हो उतना पैसा लो, काम नहीं कर रहे हैं आपको पैसा नहीं मिल पाएंगे। फिर कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हमें फिक्स जॉब चाहिए, तो आप जो 8 घंटे रहते हैं, आपको समय देना पड़ेगा। तो उनके लिए मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, आपको बेसिक सैलरी फिक्स है, उसके अलावा ताकि वो और मेहनत करे और प्रभावशील हमें दे जवाब, तो उसके लिए वो लोग और मेहनत करते हैं और जैसा टारगेट वो क्रॉस करते हैं उस पर हमने इंसेंटिव ही रखा है। तो इंसेंटिव अगर बोलिएगा तो काफ़ी अच्छा पे स्केल वो अर्न कर ले रहे हैं मार्केटिंग के ज़रिए, तो इससे उनको बहुत ही बढ़ावा देने का काम हो रहा है। क्या कुछ स्टूडेंट्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी आपके स्टार्टअप से रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं? जी हाँ, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी पार्ट टाइम की नौकरी की ज़रूरत रहती है, उनकी काफ़ी सारी ज़रूरत। किस प्रकार का काम वो करते हैं? सबसे पहले तो उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि उनके पास ज़रा सी भी स्किल्स नहीं रहती है। बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स है, मार्केट में लीड्स कैसे जनरेशन करना है, प्लानिंग करना है। तो उनको ट्रेनिंग देने के बाद हम उनको मार्केट में भेजते हैं, और उनके पास, क्योंकि स्टूडेंट है, उनके पास बहुत सीमित समय रहता है, तो बेसिकली वो टारगेट बेस पर ही काम करते हैं। तो वो जैसा मेहनत करते हैं, जो भी गांव की महिलाएं सामान बनाती हैं, उस सामान का क्वालिटी कंट्रोल आप कैसे एश्योर कर पाती हैं? क्वालिटी एश्योरेंस वही होता है कि आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर आप फोकस होता है, ठीक है। और क्योंकि वो सिर्फ सामान तैयार कर रही हैं, उसके पास, हमारे पास जो आ रहा है वो पूरा पॉलिश्ड वे में कंप्लीट होकर के आ रहा है, प्रोसेस होकर के आ रहा है। तो पॉलिश्ड है कि उसे एक ब्रांड नेम चाहिए, जो कि हम लोग दे रहे हैं कुडुक्स केयर नाम से। तो एक ब्रांड नेम हो जा रहा है। कभी भी कोई सामान दिखता है तो ब्रांडिंग है कि नहीं, ट्रेडमार्क है कि नहीं, वगैरह वगैरह, GST है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पेपर्स देखते हैं, तब जाके लोगों को भरोसा रखता है कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन प्रोडक्ट है, इनसे खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। तो ये सब भरोसा के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है मार्केट में। कुल मिलाकर कितने लोग आपके साथ आपके स्टार्टअप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक आय जनरेट हो रही है? कुल मिलाकर ऑल ओवर मैं देखना चाहूँगी, वुमेन है, यूथ है, मार्केटिंग के बंदे हैं, तो करीबन 400-500 लोग जुड़ चुके हैं उसमें।
हम आपसे जानना चाहेंगे माला जी कि इस स्टार्टअप में आपके टारगेट क्लाइंट्स या टारगेट ऑडियंस कौन कौन से रहते हैं जिन पे आपका फोकस रहता है? इसमें जो 3 वर्ग के लोग हैं, एक तो सबसे पहला बिलो मिडिल क्लास है, ठीक है, तो उनका बजट क्या है उसके अकॉर्डिंगली भी हमें माल तैयार करना पड़ता है। उसके बाद होता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का क्राइटेरिया ही अलग होता है। और तीसरे में हम जाए तो अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास चाहते हैं कुछ भी उनके पास प्रोडक्ट जा रहा है थोड़ा सा और पॉलिश्ड वर्क रहे। टाइम पे डिलीवरी कैसे इंश्योर करते हैं? टाइम पर डिलीवरी, कभी भी किसी को हम लोग सामान डिलीवर करते हैं तो डिलीवर करने से एक कॉल चला जाता है हमारे तरफ से कि आपका कंफर्म कर लिया जाता है कि आपका ये प्रोडक्ट है और आपको इतने दिनों के अंतराल पहुंचा दिया जाएगा। तो जैसे ही प्रोडक्ट डिलीवर भी होता है या हमारे यहाँ से छूटता भी है तो एक और कॉल जाता है उनके पास कि आपका यहाँ से प्रोडक्ट छूट चुका है, इतने दिनों के अंदर आपके पास डिलीवर हो जाएगा। किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए फंड्स या रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, तो आपके स्टार्टअप का रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या है? किन किन माध्यमों से रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है? रेवेन्यू हमारा यही है कि सबसे पहले तो हमने ये गवर्नमेंट स्कीम्स है उसका भी फ़ायदा उठाने का कोशिश किया है। मुख्यमंत्री योजना, जैसे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका आपने बताया अभी कुछ देर पहले कि गांव की महिलाओं को लाभ मिल रहा है, हम जानना चाहेंगे। सृजन मुख्यमंत्री योजना का जो मैंने बताया वो कल्याण विभाग से इसका लाभ ले सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री सृजन योजना है जो कि एक सेंट्रल सरकार का कार्यक्रम है और इसमें सब्सिडीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती है और महिलाओं को 30% मिल रहा है। नॉर्मली लोगों को हाँ 40% तक सब्सिडी मिल रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है क्योंकि हमें सबसे पहले फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इसका सही समय पे उपयोग करें तो बिज़नेस में हमें बहुत अच्छा स्टार्टअप मिल सकता है। आपकी स्टार्टअप का रेवेन्यू किस तरह से जनरेट हो पाता है, हम जानना चाहेंगे। हम जो भी चीज़ें प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं महिलाओं से उसमें एक मार्जिन रहता है जो कि हमारे कुडुक्स केयर ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो उसी से हम ग्रो भी कर रहे हैं। इसके अलावा और जो आपके वे फॉरवर्ड विजन है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक तो आप यहाँ तक आ चुकी हैं, इसके आगे और कहाँ तक आपने खुद को ले जाने का सोचा है? कुडुक केयर को आप कहाँ खड़े देख रही हैं अगले 5 सालों में? अभी तो हमने और भी प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से मैंने आपको नहीं बताया है, मैंने हर्बल सोप भी हमने स्टार्ट कर दिया है बनाने के लिए, ठीक है। पलाश उनमें से एक तो है। हर्बल सोप की क्या खासियत है जो अभी तक नहीं था और आपने कुछ अलग किया है, हम जानना चाहेंगे। हर्बल सोप की खासियत यही है कि हम जो फूल पौधे जितने भी हर्बल प्रोडक्ट से बना रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, मेडिसिनल है। जैसे कि किसी प्रकार का दर्द, हाँ पलाश का सोप है जो कि आप जानते हैं झारखंड का एक विशेष फूल है और आप जानते हैं इससे लोग होली में कलर्स में भी उपयोग करते हैं और स्किन के लिए भी अच्छा कहलाता है। तो हमने इसका सोचा कि एक बिज़नेस में भी इसका नए तरीके से इनोवेटिव वे में इसको लाएं। तो हमने शुरुआत किया एक सोप बनाने का। तो पलाश का सोप भी हमने मार्केट में ले आया है बना करके, ये खुद हैंडमेड है। सिर्फ पलाश ही नहीं, पलाश के अलावा जितने भी मेडिसिनल हर्ब है जैसे नीम है, एलोवेरा है, इस पर भी वर्कआउट किया है। और इसके अलावा और तो क्या ये साबुन पहले से भी है और आपने इसमें कुछ ऐड ऑन किया है, ये हम जानना चाहेंगे। मार्केट में देखा जाए तो आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, मतलब पलाश का सोप या नीम और आयुर्वेदा, नीम और एलोवेरा आपको मिल भी जाएगा, सोप्स तो मिल जाते हैं, मिल भी जाएगा आपको कहीं भी, लेकिन पलाश के सोप्स नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ये सीजनल फ्लावर्स है। आपको हार्डली ठंड में मिलेंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर, हार्डली 1-2 महीने में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, गाँव वालों को काम दे देते हैं, तो वो लोग जंगल में जा कर के ये जो पलाश के फूल है वो लोग तोड़ते हैं। इसके बाद तोड़ने के बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं, रिफाइंड करते हैं, सुखाते हैं, इनका पाउडर बनाते हैं, तब जा कर के हम लोग उसको तैयार करते हैं। तो ये प्रोडक्ट तैयार करने में थोड़ा सा समय लगता है और ये प्रोसेसिंग में जाता है, इसलिए ये कंप्लीट है। कुडुक्स केयर ही है एक माध्यम है जहाँ से आप पलाश सोप ले सकते हैं और ये क्योंकि ये मेडिसिनल है और आपके स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक है। कहाँ से सूझा आपको माला जी कि पलाश का सोप क्रिएट करना है अगर पहले से नहीं है तो? पलाश हमारे ध्यान में पहले से था। सबसे पहले तो मैं इकोसिस्टम को लेके चल रही हूँ कि हम जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए और ऐसे चीज़ें तैयार कर रहे हैं
क्योंकि मैंने बताया मैं हेल्थ एंड हाइजीन से जुड़ी हुई हूँ। लोग आपसे कैसे जुड़ते हैं? आप तो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, लोग आपसे कैसे जुड़ते हैं? लोग मेरे से इसलिए भी जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको मिल रहा है, जो वो काम कर रहे हैं उनको उसका लाभ भी मिल रहा है, 2 पैसे मिल रहे हैं। कनेक्शन का जरिया क्या है? किस प्रकार से लोग आपसे जुड़ पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पोलाइटली यही बोलूँगी, मैं ऑनेस्टली काम कर रही हूँ, जिस भी प्रोडक्ट पर काम कर रही हूँ, मैं एक महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हूँ, उनके हेल्थ एंड हाइजीन के लिए काम कर रही हूँ, इकोसिस्टम को लेकर काम कर रही हूँ। ग्राउंड लेवल पे जब आप जाती हैं तो किस माध्यम से लोग आपसे जुड़ते हैं? ग्राउंड माध्यम में मैं ग्राउंड लेवल पे जब आप काम करने जाती हैं, रिसर्च करती हैं या गाँव में जाती हैं, तो किस तरह से लोग आपसे और आपके प्रोडक्ट से जुड़ पा रहे हैं, ये चीज़ समझाना चाहेंगे। मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं एसोसिएटेड हूँ ऑलरेडी एक एनजीओ से, तो सर्वे तो हमारा ऐसे भी लगा रहता है और सर्वे के थ्रू हमें पता भी चल रहा है कि लोग इन चीज़ों में स्पेशलिस्ट है, ये सब चीज़ें बना रहे हैं। तो वो लोग जानते हैं कि मैं उचित दाम पर उनसे ले भी रही हूँ, माल तैयार किया हुआ माल को ले भी रही हूँ, उसका उचित वैल्यू उनको मिल भी रहा है, उचित वैल्यू मिल रहा है, तो उनका उत्साह और बढ़ रहा है। तो यही एक उत्साह है, माध्यम है। माला जी, कोई भी नया स्टार्टअप, कोई भी नया युवक या युवती किसी भी आइडिया को लेकर एक न्यू स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये अभी के यूथ के लिए, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स नहीं रही है, तो वो बैठने के बजाय उनके जो हुनर है, उनका टैलेंट है, यही समय है वो अपने टैलेंट को निखारे। तो वो बिज़नेस फील्ड में चाहेंगे तो बहुत अच्छा कदम रख सकते हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हमारे इकोलॉजिकल चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। हमारे यूथ डिजिटली बहुत साउंड है। बिल्कुल। हाँ, तो वो इन सब चीज़ों को प्रयोग करें और बिज़नेस में आए, और स्कोप बहुत है, और इतने सारे जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका सही समय पे उपयोग करें, काफ़ी आगे बढ़ेंगे। माला जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।